Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain chapter 3 from your English Literature Snapshots NCERT class 11th. The name of the chapter is Ranga's Marriage, written by Masti Venkatesha Iyengar. So students, the chapter is a bit lengthy, so I am going to make 2 or 3 videos of the chapter, and there will be thorough translation from English to Hindi. But before translating and explaining the chapter to you, I would like to tell you something about the story. तो ये चैप्टर लिखा है मस्ती वेंकटेशा अय्यंगर नाम के एक साउथ इंडियन ऑथर ने. रंगाज मैरिज यानी रंगा की शादी. रंगा द अकाउंटेंट्स सन is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. लेखक कहता है कि गांव के सामान्य जन के बीच एक दुर्लभ प्रजाति का एक इंसान रंगा, जो कि अपनी पढ़ाई करने के लिए शहर गया था, शहर जाकर आता है. When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. जब वो बेंगलोर शहर से अपनी पढ़ाई कर वापस आता है तो गांव के लोग उसके घर के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं ये देखने के लिए कि कहीं वो शहर से लौटकर बदल तो नहीं गया. His ideas about marriage are now quite different, or are they? और गांव के लोग ये भी सोचते हैं कि क्या शादी के बारे में उसके यानी रंगा के ख्यालात अब पूरी तरह बदल गए हैं, बिल्कुल बदले हुए हैं, या फिर वे लोग खुद बदल गए हैं. सो नाउ द चैप्टर स्टार्ट्स. लेखक लिखता है, व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रंगाज मैरिज, व्हाई नॉट रंगनाथ विवाह और रंगनाथ विजया. लेखक कहता है जब आप लोग ये टाइटल, ये नाम देखेंगे रंगा की शादी, तो आप लोग बड़े आश्चर्य से कहेंगे रंगा की शादी, ये कैसा नाम है. रंगनाथ विवाह या रंगनाथ विजया, ऐसा कोई अच्छा नाम क्यों नहीं रखा. वेल यस, आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजया और गिरजा कल्याण. लेखक कहता है वैसे मैं ये जानता हूँ कि मैं और कुछ अच्छे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग कर सकता था, जैसे जगन्नाथ विजया या गिरिजा कल्याण. बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ्स विक्ट्री और गिरजाज वेडिंग. लेकिन लेखक कहता है कि लेकिन फिर ये जगन्नाथ के विवाह, जगन्नाथ की जीत, जगन्नाथ जो है भगवान श्री कृष्ण का नाम होता है, जगन्नाथ की जीत या गिरजा की शादी के बारे में नहीं है. इट्स अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज एंड हैंस नो फैंसी टाइटल. ये तो हमारे अपने खुद के रंगा की शादी के बारे में है, और इसलिए कोई आकर्षक या अच्छे नाम की आवश्यकता नहीं है. होशाहल्ली इज़ अवर विलेज, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. नो, व्हाट अ पिटी, बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट. लेखक कहता है कि हमारे गांव का नाम होशाहल्ली है, आपने अवश्य ही सुना होगा. नहीं, तो लेखक कहता है बड़े दुख की बात है कि आपने हमारे गांव का नाम नहीं सुना, लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है. देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक्स. दोज साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. लेखक कहता है कि हमारे गांव का नाम भूगोल की पुस्तकों में भी उसका कोई जिक्र नहीं है, और वो साहिब लोग जो इंग्लैंड में रहते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, संभवतः उन्हें शायद पता ही नहीं होगा कि ऐसा होशाहल्ली नाम का कोई गांव भी भारत के दक्षिण भारतीय इलाके में होता होगा. इसलिए उन्हें पता ना होने के कारण उन्होंने उसका जिक्र भी नहीं किया. आवर ओन पीपुल टू फॉरगेट अबाउट इट. हमारे खुद के ही लोग इसके बारे में भूल जाते हैं. यू नो हाउ इट इज़, दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप. लेखक कहता है आप जानते हैं कि हमारे गांव के लोग किस टाइप के हैं. वो एक तरह से भेड़ के झुंड की तरह हैं. वन शीप फॉल्स इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट. एक भेड़ अगर गलती से गड्ढे में गिर जाती है तो बाकी सारी भेड़ें भी
अंधेपन के साथ ही उसके पीछे पीछे जाती हैं। When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? लेखक कहता है कि जब ये दोनों ही यानी कि इंग्लैंड में रहने वाले साहिब लोग जिन्होंने ज़्यादातर भारत की किताबें आदि लिखी और भूगोल लिखने वाले, जब इन्होंने ही इसका जिक्र नहीं किया तो आप बेचारे नक्शा बनाने वाले से कैसे उम्मीद कर सकते हैं, कैसे आशा कर सकते हैं कि वो इसका कोई हमारे गांव का जिक्र आदि भी नक्शे में करेगा। एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। और इस प्रकार और इसलिए हमारे गांव का किसी भी नक्शे में कहीं कोई छोटी सी परछाई भर भी नहीं है। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। लेखक कहता है कि माफ़ करना, मैंने कहीं और से कहानी शुरू करी थी और पता नहीं कहीं और को निकल पड़ा। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्ष वॉट द स्वीट करीगा दाबू इज़ टू अ फेस्टिव मील, देन होशा अली इज़ टू मैसूर स्टेट वॉट द फीलिंग इज़ टू द करीगा दाबू। तो लेखक कहता है कि यदि मैसूर राज्य भारतवर्ष से वही संबंध रखता है जो एक त्यौहार का यानी कि करीगा दाबू एक त्यौहार पर बनने वाली मिठाई है, जो एक त्यौहार का करीगा दाबू दक्षिण भारत में बनने वाले एक त्यौहार पे बनने वाली एक मिठाई है, तो करीगा दाबू का होशाहल्ली से बिल्कुल वैसा ही होशाहल्ली का मैसूर से, लेखक कहता है होशाहल्ली गांव का मैसूर से वैसा ही संबंध है। मतलब वो बड़ी उपमा देता है कि अगर मैसूर का भारतवर्ष से जैसा संबंध है वैसा ही हमारे गांव होशाहल्ली का मैसूर से संबंध है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जैसा कि एक दक्षिण भारतीय मिठाई है करीगा दाबू, उसके अंदर कुछ भर के बनाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ गुजिया होती है, गुजिया के अंदर कुछ भरते हैं। तो कहता है कि बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे करीगा दाबू का संबंध होता है उसके अंदर भरे जाने वाले सामग्री से, वैसा ही संबंध होशाहल्ली का मैसूर से है। आगे लेखक कहता है कि वॉट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी। जो मैंने कहा वो पूरी तरह से सत्य है, मेरा विश्वास कीजिए। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। आपके प्रश्न करने पर मैं आपत्ति नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने विचार पर कायम रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होशाहल्ली। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हिज नेम इज़ गुंड भट्ट, ही एग्रीज विद मी। लेखक कहता है कि मैं एक अकेला ही व्यक्ति नहीं हूँ जो होशाहल्ली की इतनी प्रशंसा से भरी बातें करता है। हमारे गांव में एक और व्यक्ति है, एक डॉक्टर है जिसका नाम गुंड भट्ट है, वो भी मेरी ही तरह होशाहल्ली की प्रशंसा में बातें करता है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, नो नॉट इंग्लैंड। वो लेखक कहता है कि वो डॉक्टर गुंड भट्ट कई जगहों पर घूम के आ चुका है, नहीं इंग्लैंड नहीं। इफ़ एनीवन आस्क्स हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज नो अन्नैया, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। अगर कोई उस डॉक्टर से पूछता है कि क्या तुम इंग्लैंड होके आए हो, तो वो कहता है नहीं अन्नैया, ये तो मैंने आप पर छोड़ दिया है। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग इज़ नॉट फॉर मी। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। लेखक कहता है कि पिस्सू पीड़ित, यानी एक वो पिस्सू एक कीड़ा होता है वो कुत्तों में लग जाता है, पिस्सू पीड़ित कुत्ते की तरह यहाँ वहाँ घूमना भटकना मेरा काम नहीं है। मैंने कई सारी जगह देखी हैं, घूमी है, लेकिन उसने यानी वो डॉक्टर गुंड भट्ट ने मुझसे कहीं ज़्यादा जगह देखी हैं, घूमी हैं। आगे लेखक कहता है वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। लेखक कहता है हमारे गांव में बहुत सारे आम के पेड़ हैं, आइए मेरे साथ आइए, मैं उन आमों के पेड़ों में से आपको एक कच्चा आम देता हूँ। डू नॉट ईट इट, जस्ट टेक अ बिट। आप उसे पूरा मत खाइएगा, बस एक छोटा सा टुकड़ा काट कर चखिएगा। द सोरनेस इज़ श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र। कहता है कि उस कच्चे आम की कैरी की खटाई, उसकी खटास इतनी तेज है कि वो सीधे आपके मस्तिष्क तक चढ़ जाएगी। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। ऑल ऑफ अस एट इट। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट। It was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit.
लेखक कहता है एक बार मैं भी अपने उस गांव के पेड़ का एक कच्चा आम घर ले गया था। उसकी चटनी बनाई गई और घर के सभी सदस्यों ने खाई और उसके बाद हम लोगों को जो खांसी हुई तो मैं बता नहीं सकता। फिर जब मैं खांसी की दवा लेने डॉक्टर के पास गया तब डॉक्टर ने उस फल की विशेषता के बारे में मुझे बताया। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। जिस प्रकार वो गांव हमारे गांव में वो आम मशहूर है, खास है, वैसे ही गांव के बारे में हर एक अन्य बात भी विशेष है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बीहोल्ड। लेखक कहता है कि हमारे गांव में एक साफ पानी का तालाब है जिसका पानी हमेशा साफ रहता है। उसमें एक बड़ी सी बेल लगती है। उस बेल के फूल जो हैं देखने में बड़े ही मनोरम हैं। गेट 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal। लेखक कहता है कि जब आप नहाने उस तालाब पर जाएं तो उस बेल के 2 बड़े बड़े पत्ते तोड़ लाएं। उसके बाद आपको दोपहर का खाना किन पत्तों पे परोसा जाएगा इसकी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। दक्षिण भारत में ज़्यादातर भोजन जो है केले के पत्ते या कुछ अन्य पत्तों पर परोसकर खाए जाते हैं। तो आगे लेखक कहता है यू विल से आई एम रैमलिंग। अब आप कहोगे कि मैं बड़बड़ा रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। लेखक कहता है ऐसा ही होता है हर बार जब हमारे गांव की बात आती है। आगे लेखक कहता है बट इनफ, लेकिन बहुत हो गया। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी अ लाइन, I will let you know where होशाहली is and what things are like here। लेखक कहता है कि जब कभी आप में से कोई लोग हमारा गांव होशाहली घूमना चाहें तो आप मुझे बस एक पत्र लिख दें। मैं आपको अपने पत्र में ये बताऊंगा कि होशाहली हमारा गांव कहाँ पर है और यहाँ की चीज़ें कैसी हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू अग्री। लेखक कहता है कि किसी स्थान को, किसी जगह को जानने के लिए सबसे अच्छी जो बात होती है वो होती है उस जगह को विज़िट करना, घूम कर आना। आगे लेखक कहता है What I am going to tell you is something that happened 10 years ago। जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कुछ 10 वर्षों पहले घटित हुआ था। We did not have many people who knew English then। उस समय 10 वर्ष पहले हमारे गांव में ज़्यादा लोग नहीं थे जो अंग्रेजी भाषा जानते थे। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study। हमारे गांव का अकाउंटेंट, लेखपाल, वो पहला व्यक्ति रहा जिसने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए शहर बेंगलोर भेजने का साहस किया। इट इज़ डिफरेंट नाउ, लेकिन अब तो बात अलग है। देर आर मैनी हु नो इंग्लिश। लेखक कहता है अब तो गांव में बहुत लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। छुट्टियों के दौरान आपको बहुत से लोग सड़कों पर मिल जाएंगे इंग्लिश में बात करते हुए। Those days we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in Kannada। लेखक कहता है उन दिनों 10 साल पहले हम लोग इंग्लिश में बात नहीं करते थे, ना ही कन्नड़ में, अपनी मातृभाषा कन्नड़ में बात करते करते बीच में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते थे। आगे कहता है What has happened is disgraceful, believe me। लेखक कहता है कि जो कुछ घटित हुआ, मेरा विश्वास कीजिए, बड़ा ही शर्मनाक वाक़या था। द अदर डे आई वॉज इन रामा राव हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। लेखक कहता है कि तभी 10 वर्ष पहले की बात बता रहा है कि एक दिन मैं गांव में रामा राव नाम का एक व्यक्ति होता है, रामा राव के घर गया था। जब वो लकड़ी का एक गट्ठर खरीद रहे थे, उस गट्ठर का पेमेंट करने के लिए रामा राव का लड़का बाहर निकल कर आया। ही आस्क्ड द वुमन हाउ मच शुड आई गिव यू? 4 पीस, शी सैड। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज एंड आस्क्ड हर
to come the next morning. तो रामाराव के लड़के ने पूछा कितने पैसे देना है। वो लकड़ी वाली गरीब औरत बोली कि 4 पैसे। रामाराव का लड़का, लेखक कहता है कि रामाराव का लड़का इंग्लिश शब्द चेंज का प्रयोग करते हुए बोला कि मेरे पास चेंज नहीं है, कल आना। और चेंज मतलब छोटे पैसे, खुले पैसे। और लेखक बता ही रहा है कि उस समय, उस ज़माने में गांव में लोग बाग इंग्लिश बोलना तो दूर, बातों में इंग्लिश के शब्दों का भी प्रयोग नहीं करते थे। तो वो लड़का बोला कि मेरे पास चेंज नहीं है, कल आना। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ। वो गरीब महिला चेंज शब्द का अर्थ नहीं जानती थी और कुछ मनी मन कुछ अपने आप में बुदबुदाते हुए चली गई। आई टू डिड नॉट नो। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्स। लेखक कहता है कि उस वक्त मैं भी नहीं जानता था। लेखक बोलता है कि उस वक्त मैं भी नहीं जानता था जब वो रामाराव के लड़के ने बोला कि मेरे पास चेंज नहीं है। तो लेखक कहता है उस वक्त तो मैं भी नहीं जानता था। बाद में जब मैं रंगा के घर गया और उससे पूछा तब मुझे पता चला कि इसका अर्थ क्या है। आगे लेखक बोलता है दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन अवर विलेज अ डिकेड एगो। लेखक कहता है कि ये दुर्लभ वस्तु, ये अंग्रेजी भाषा 1 दशक पहले हमारे गांव में इतनी ज़्यादा प्रचलन में नहीं थी। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। इसीलिए रंगा का बेंगलोर से वापस लौट कर आना पढ़ाई करके गांव के लिए एक बड़ा ही विशेष पल था। पीपुल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट्स सन हैज़ कम। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज़ हियर इट सीम्स एंड कम रंगा इज़ हियर लेट्स गो एंड हैव अ लुक। तो लेखक कहता है कि गांव के लोग दौड़े दौड़े यहाँ वहाँ से रंगा के घर के बाहर इकट्ठे होने लगे, इस तरह से कहते हुए कि अरे अरे देखो रंगा आया है। कोई कहता अरे वो लेखपाल का, अकाउंटेंट का लड़का जो पढ़ाई करने बेंगलोर गया था ना, वो आ गया है, आओ आओ चलो चलो देख के आते हैं। इस तरह गांव के लोग बोल बोल के एक दूसरे से इकट्ठे हो गए रंगा के घर के बाहर। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड एंड आस्क्ड व्हाई हैव ऑल दीज पीपल कम, देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हियर। लेखक उस गांव की उस भीड़ से आकर्षित होकर लेखक खुद भी वहीं रंगा के घर चला गया और बाहर आंगन में अहाते में खड़ा होकर गांव के लोगों की भीड़ से पूछने लगा कि अरे ये यहाँ इतने सारे लोग क्यों जमा हुए हैं, यहाँ कोई मदारी, कोई बंदर अंदर लेकर कोई मदारी तमाशा दिखाने तो नहीं आया है, फिर यहाँ इतने लोग क्यों इकट्ठे हो गए। अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स सैड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर व्हाट आर यू डूइंग हियर देन। तो लेखक कहता है कि एक लड़का, एक कम दिमाग वाला लड़का सबके सामने सबको सुनाई दे सके, सबके सामने मुझसे बोला कि अगर कोई मदारी, कोई खेल तमाशा दिखाने वाला मदारी बंदर लेकर नहीं आया है तो फिर तुम भी यहाँ क्यों आए हो, ऐसा वो लड़का लेखक से बोला। अ यंगस्टर इमैच्योर एंड विदाउट एनी मैनर। लेखक कहता है कि एक नौजवान लड़का अपरिपक्व और बिना तहजीब और संस्कार वाला बदतमीज़ लड़का। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट। लेखक ये सोचते हुए कि ये सब बातें आई गई हो गई, ये सब सोच करके लेखक जो है शांत बना रहा। सीइंग सो मैनी पीपल देयर रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। बहुत सारे लोगों को वहाँ देखकर लेखक कहता है कि रंगा अपने घर से बाहर निकल कर आ गया अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। लेखक कहता है कि अगर हम सारे के सारे लोग रंगा के घर में घुस गए होते तो रंगा का घर, जिसे कहते हैं कलकत्ता की एक काल कोठरी, वैसा बन गया होता। अगर गांव की सारी भीड़ उसके घर में घुस जाती तो उसका घर कलकत्ता की काल कोठरी जैसा बन गया होता। थैंक गॉड इट डिड नॉट। भगवान का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वॉज द सेम एज ही हैड बीन 6 months एगो व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज। हर कोई ये देखकर, ये जानकर आश्चर्यचकित था कि रंगा तो बिल्कुल वैसा ही था 6 महीने पहले जब वो गांव छोड़कर जा रहा था, तब जैसा था
वैसा ही आज भी है। An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, "The Ginevra is still there. He hasn't lost his caste." She went away soon after that. रंगा laughed. लेखक कहता है कि एक गांव की एक बूढ़ी महिला जो रंगा के पास ही खड़ी थी, उसने रंगा के सीने पर, चेस्ट पर हाथ फेरते हुए देखा, और जनेवरा उसको कहते हैं, जो आमतौर पे ब्राह्मण जाति के लोग जनेऊ, सूत का वो जनेऊ धारण करते हैं। तो जनेऊ को छूते हुए वो बूढ़ी महिला बोली कि भगवान का शुक्र है कि जनेऊ अभी भी पहना हुआ है, इस लड़के ने अपनी जात पात नहीं खोई, यानी अपना धर्म भ्रष्ट नहीं किया। ऐसा कहती हुई वो बूढ़ी औरत चली गई वहाँ से। रंगा जोर जोर से हंसने लगा। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away. एक बार लेखक बोला कि गांव के लोगों ने जब महसूस कर लिया कि रंगा तो बिल्कुल वैसा ही है, उसके अभी भी 2 हाथ, 2 पैर, 1 मुंह, 1 नाक, 2 कान, 2 आँखें हैं। जब लोगों को ऐसा महसूस हुआ तब गांव की भीड़ वहाँ से छट गई। आगे लेखक कहता है, लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ, वो भीड़ बिल्कुल वैसे ही हट गई जैसे एक किसी बच्चे के मुंह में थोड़ा सा शक्कर का ढेर हो, बच्चे के मुंह में थोड़ी सी शक्कर भरी हो, तो धीरे धीरे जैसे ही वो पिघल पिघल कर खुल कर थ्रोट से गले से नीचे उतर जाती है, गायब हो जाती है, वैसी भीड़ भी हट गई। आई कंटिन्यूड टू स्टैंड देयर, लेखक कहता है कि लेकिन भीड़ के जाने के बाद भी मैं वहीं खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन आई आस्क्ड, हाउ आर यू रंगप्पा, इज एवरीथिंग वेल विद यू। सबके जाने के बाद मैंने रंगा से पूछा कि रंगप्पा तुम कैसे हो। रंगा का पूरा नाम रंगप्पा था। तो लेखक पूछता है कि रंगप्पा तुम कैसे हो, क्या सब कुछ बढ़िया चल रहा है तुम्हारे साथ। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, केवल ये ही वो पल था जब रंगा ने मुझे गौरपूर्वक देखा, ध्यान से देखा। ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कार रिस्पेक्टफुली सेइंग, आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स। मेरी ये बातें सुनकर रंगा मेरे पास आया और उसने पूरे आदरपूर्वक मुझे नमस्कार किया, ये कहते हुए कि आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। अब उसके आगे लेखक कहता है, आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली असेस्ड पीपुल्स वर्थ। लेखक कहता है कि यहाँ मैं आपको रंगा के चरित्र के एक पहलू की तरफ आपका ध्यान खींचना ही चाहूँगा, कि रंगा के चरित्र का एक पहलू और क्या है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। रंगा अच्छी तरह जानता था कि किसी से बात करना कब लाभदायक सिद्ध होगा, और रंगा जो है लोगों की कीमत, लोगों की वैल्यू को भी अच्छी तरह पहचानता था। As for his namaskar to me, he did not do it like any present day boy, with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. लेखक कहता है कि रंगा ने जो मुझे नमस्कार किया वो ऐसा नहीं था जैसे आजकल के लड़के करते हैं, संस्कारहीन, आजकल के संस्कारहीन लड़के कि अकड़ के ही खड़े हैं, मुंह ऊपर को सूरज की तरफ ताने, जबकि नमस्कार करते समय झुकना चाहिए, झुक के नमस्कार किया जाता है। तो लेखक कहता है कि उसने जो मुझे नमस्कार किया वो ऐसा नहीं था जो आजकल के अकड़ू, बदमिजाज या संस्कारहीन लड़के करते हैं कि सीधे अकड़ कर तन कर खड़े हैं, मुंह ऊपर उठाए हुए और बिल्कुल किसी खंबे की तरह एकदम अकड़ कर खड़े हैं, बिल्कुल झुकने का नाम नहीं लेते, जैसे कि मानो कोई लकड़ी या डंडी हो जो कि बिल्कुल मुड़ती नहीं है। Nor did he merely fold his hands, he bent low to touch my feet. लेखक कहता है ना ही उसने मात्र दिखावे के लिए अपने हाथों को जोड़ा था, बल्कि उसने मुझे कैसे नमस्कार किया, पूरी तरह से झुककर मेरे पैरों को छूकर नमस्कार किया था रंगा ने। May you get married soon, I said blessing him. After exchanging a few pleasantries, I left. जब रंगा ने लेखक के पैर छूकर नमस्कार किया था तो लेखक ने बड़ा होने के नाते उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी जल्दी ही शादी हो जाए। बड़े बूढ़े लोग इसी तरह के आशीर्वाद दिया करते थे। तो लेखक ने कहा
तुम्हारी जल्दी ही शादी हो जाए। और कुछ और थोड़ी बातें और थोड़ा और हंसी मजाक के बाद लेखक वहाँ से रंगा के घर से चला गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड। लेखक कहता है कि उस दोपहर जब मैं अपने घर पर आराम कर रहा था तो रंगा मेरे घर पर आया और अपने हाथ में कुछ संतरे लेकर आया था। अ जेनरस कंसिडरेट फेलो। तो लेखक कहता है कि एक विचारवान, एक दयालु और एक सभ्य बंदा था रंगप्पा। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी आई थॉट। लेखक ने सोचा मन में कि बहुत अच्छा होगा कि रंगा की शादी करवा दी जाए, उसको उसका घर बसा दिया जाए और भला होगा कि वो समाज की सेवा का कोई काम करे। अच्छा लड़का है, भला लड़का है, उसकी शादी करवा कर उसका घर बसा दिया जाए और फिर वो समाज के कुछ काम आए तो ये अच्छा रहेगा। लेखक के मन में रंगा की शादी करवाने का ख्याल आया। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, देन आई केम टू द पॉइंट। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? लेखक कहता है थोड़ी देर तक तो मैंने और रंगा ने इधर उधर की बातें करी, लेकिन उसके बाद मैं सीधा अपने मुख्य मुद्दे पर आ गया और मैंने रंगप्पा से यानी रंगा से पूछा कि रंगप्पा तुम्हारा शादी करने का कब इरादा है? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। रंगा बोला कि अभी मेरा शादी करने का इरादा नहीं है। वाई नॉट? लेखक ने पूछा क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। आई नो एन ऑफिसर who got married only 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25, I am told. तो रंगा ने जवाब दिया कि मुझे अपने लिए एकदम उपयुक्त सही लड़की पहले ढूंढने की आवश्यकता है। मैं एक अधिकारी, रंगा बोला कि मैं एक ऑफिसर को, एक अधिकारी को जानता हूँ जिसकी अभी कुछ 6 महीने पहले ही शादी हुई है। मुझे बताया गया कि वो अधिकारी जो है वो 30 वर्ष का है, 30 ईयर्स का है और उसकी पत्नी 25 साल की है। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर। वे लोग एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बातें कर सकने में सक्षम हैं। रंगा बोला, लेट अस से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर। रंगा कहता है कि चलो मान लो अगर मेरी शादी की बात करें कि मेरी शादी, क्योंकि रंगा खुद ही कम उम्र का था तो रंगा की शादी जिस लड़की से होगी वो तो स्वाभाविक है कि उससे और कम उम्र की होगी। तो रंगा कहता है कि अगर मेरी शादी किसी बहुत कम उम्र की लड़की की हो जाए तो हो सकता है कि वो लड़की मेरे द्वारा प्यार में, प्रेम में कही गई बातों को गुस्से में कही हुई बातों जैसा मान ले। ऐसा हो सकता है क्योंकि वो लड़की कम उम्र की होगी, इमैच्योर, अपरिपक्व होगी, तो मेरे द्वारा प्यार में कही गई बातों को भी गुस्से में या डांटते हुए कही गई बात ऐसा वो समझ सकती है, शायद। ऐसा रंगा बोला। रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज्ड द प्ले शकुंतला। अभी हाल ही में एक दल ने बेंगलोर में शकुंतला नाटक का मंचन किया। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वर यंग लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर। आगे रंगा बोला कि दुष्यंत का शकुंतला के प्रेम में पड़ने का सवाल ही नहीं होता अगर शकुंतला बहुत कम उम्र की होती तो। वो जो नाटक था शकुंतला, उसके नाटक के अर्थ में, रेफरेंस में रंगा बोला कि अगर शकुंतला बहुत कम उम्र की होती तो राजा दुष्यंत का उसके प्यार में पड़ने का सवाल ही नहीं उठता। और लेखक कहता है कि रंगा बोलता है ऐसा कि जैसा कि आजकल की दुल्हनों के साथ होता है। What would have happened to कालिदास प्ले इफ़ वन गेट, और कहता है कि कालिदास के नाटक का क्या होता इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर। फिर रंगा बोला कि अगर कोई व्यक्ति शादी करे तो एक ऐसी लड़की होनी चाहिए कि जो परिपक्व हो मानसिक रूप से, अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, दैट इज़ वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ। तो रंगा बोला कि अगर लड़की मैच्योर नहीं हो, दिमाग से अपरिपक्व हो, तो फिर उसका, लड़के का अविवाहित बैचलर रहना ही ठीक होगा। इसीलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। इज़ देयर एनी अदर रीज़न? लेखक ने रंगा से पूछा
क्या इसके अलावा कोई और कारण है? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स. वॉट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस. तो रंगा बोला कि एक आदमी को उससे शादी करना चाहिए जिस लड़की को वो पसंद करता हो, लेकिन आजकल हमारे यहाँ क्या होता है कि अरेंज मैरिजेस होती हैं, घर वाले पसंद करते हैं और ऐसी शादियाँ हो जाती हैं. हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स. रंगा बोला कि कोई व्यक्ति किसी ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है कि जिसके एक गाल पर दूध के छींटे लगे हों और दूसरा गाल भीगा हो, गीला हो, या फिर किसी ऐसी लड़की से कैसे कर सकता है जो उम्र में इतनी छोटी हो कि उसे ढंग से अपने नाखून तक काटना नहीं आते हों. वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गोर्ड. आगे रंगा एक कहावत बोलता है, ये तो ऐसा ही हो गया जैसे कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा. एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग. ये कहावत लेखक ने बोली कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा. रंगा बोला हाँ बिल्कुल ठीक, और हंसते हुए रंगा बोला, आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर. लेखक बोला कि मैं ये जानकर बहुत ही निराश हो गया कि एक लड़का जो कि एक अच्छा पति साबित हो सकता था, उसने कुंवारा ही रहने का फैसला कर लिया है. ये जानकर मैं दुखी हो गया. आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट. आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड. लेखक बोला कुछ और बातचीत करने के बाद रंगा मेरे घर से चला गया, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया, मैंने ठान लिया कि मैं रंगा की किसी अच्छी लड़की से शादी करवा कर ही रहूँगा. रामाराव's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. आगे लेखक बोला कि रामाराव की भतीजी एक 11 साल की एक छोटी और बहुत ही सुंदर लड़की थी जो कि रामाराव के घर रहने आ गई थी. She was from a big town, so she knew how to play the वीणा and the harmonium. वो लड़की रामाराव की भतीजी एक बड़े शहर से थी, इसलिए वो हारमोनियम और वीणा बजाना जानती थी. शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस. उसका गला भी, उसका कंठ, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी, यानी कि वो गाती भी बहुत अच्छी थी. बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम. लेखक बोला कि उस लड़की के माता और पिता दोनों ही खत्म हो चुके थे, तो उस लड़की का चाचा यानी रामाराव उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले आया था. रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम. लेखक ने मन में सोचा कि रंगा उस लड़की ज़्यादा अच्छा उपयुक्त पति हो सकता था और वो लड़की रंगा के लिए सबसे अच्छी उपयुक्त पत्नी हो सकती थी. सिंस आई वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामाराव's प्लेस द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी. लेखक कहता है कि चूँकि मैं रामाराव के घर अक्सर जाया आया करता था, इसलिए वो लड़की मुझसे काफ़ी अच्छी तरह से जान पहचान परिचित थी, घुली मिली थी. आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मैंशन हर नेम. रत्ना इट वॉज. लेखक बोला कि मैं तो उस लड़की का नाम बताना पूरी तरह से भूल ही गया. उसका नाम रत्ना था. आगे लेखक बोलता है कि द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामाराव's वाइफ आई सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फैच इट. लेखक बोला कि अगली ही सुबह मैं रामाराव के घर गया और रामाराव की पत्नी से मैं बोला कि मेरे पास घर पे कुछ मठा पड़ा है, रत्ना को मेरे घर भेज देना, मैं रत्ना के हाथ मठा भेजवा दूंगा. आगे लेखक कहता है रत्ना केम. इट वॉज अ फ्राइडे सो शी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी. रत्ना मेरे घर आई, वो शुक्रवार का दिन था, तो उसने एक बहुत अच्छी साड़ी पहनी हुई थी. आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग. मैंने रत्ना से अपने कमरे में बैठने को कहा और उससे एक गाना गाने का निवेदन किया. आई सेंट फॉर रंगा वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज. रंगा रीच्ड द डोर. लेखक कहता है कि मैंने किसी को भेजकर रंगा को बुलवा लिया. जब वो लड़की गाना गा रही थी, मेरे सामने कृष्णा मूर्ति की इमेज मेरे आँखों के सामने थी.
तभी रंगा दरवाजे पर आ गया। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशहोल्ड, वो रंगा दरवाजे की देहरी पर ही रुक गया। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, वो इसलिए ठिठक कर रंगा दरवाजे की देहरी पर रुक गया क्योंकि उसे लगा कि अगर अंदर जाऊंगा तो ये लड़की कौन है जो गाना गा रही है, ये कहीं गाना बंद ना कर दे। तो वो उस गाने को बंद नहीं होने देना चाहता था, बल्कि वो उस गाना जो गा रही लड़की थी उसको जानने का जिज्ञासु था, उत्सुक था। केयरफुली ही पीप्ड इन, रंगा ध्यानपूर्वक अंदर झांक कर देख रहा था। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, और रंगा के दरवाजे पर खड़े होने से, रंगा की परछाई की वजह से, रंगा के शरीर की वजह से जो दरवाजे से बाहर की रोशनी अंदर आ रही थी, वो रंगा के शरीर की आड़ की वजह से रोशनी आना बंद हो गई। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप्ड, रत्ना ने सिर उठाकर देखा तो एक अजनबी आदमी को पाया, और अचानक उस अजनबी को देखकर रत्ना ने अपना गाना अचानक से रोक दिया। सो स्टूडेंट्स, this is our first part and the remaining part will be explained to you in my next video. I would like to request you again one thing. Please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. Thanks.